स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लासमेट पे। दोस्तों, मैंने इससे पहले आपको अध्याय 5 के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको अध्याय 6 के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अश्वमेध यज्ञ यह एक ऐसा आयोजन था जिसमें एक घोड़े को स्वतंत्र राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। अश्वमेध के यज्ञ के बारे में बताया गया है कि यह एक यज्ञ का आयोजन था जिसमें जो है एक घोड़ा होता है, उसको जो है राजा के कुछ लोग होते हैं, उनकी देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। इसमें बताया गया है कि जो इस घोड़े को पकड़ता था तो लोगों का कहना था जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसको अश्वमेध करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ेगा। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा और अगर पकड़ भी लिया और उसको जाने दिया तो इसका मतलब वो लोग ये समझते थे कि जिसने घोड़ा पकड़ा है वो राजा कम शक्तिशाली है और जिसका घोड़ा है वो राजा अत्यंत शक्तिशाली है। वर्ण पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था। लोगों को पहले 4 वर्गों में विभाजित किया था जिन्हें वर्ण कहते हैं। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, दूसरा वर्ण शासकों का था जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे, इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था, इनका काम अंतिम वर्णों की सेवा करना था। इसमें 4 वर्ण मुख्यतः बताए गए हैं। एक तो पहले वर्ण में ब्राह्मण, दूसरे वर्ण में क्षत्रिय, तीसरे वर्ण पर विश्य या वैश्य लोग आते हैं और चौथे वर्ण में शूद्र, और शूद्र का काम होता था अंतिम वर्णों की सेवा करना। जनपद, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ पे लोगों का या जन लोग जहाँ पे बसते हैं, जहाँ पे लोगों का निवास होता है उसको जन बोला गया है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख बताए गए हैं। इन पुरास्थलों पर कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। चित्रित घूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। इन बर्तनों को जो मिले हैं उनको चित्रित घूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं महाजनपद पे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद थे जो बहुत ही प्रमुख थे, तो जो प्रमुख थे उनको महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। जो भी महाजनपद होते थे उनकी एक राजधानी हुआ करती थी। कुछ राजा अपनी राजधानियों में किलेबंदी, चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्तिशाली का प्रदर्शन भी करते थे। कर के बारे में बताया गया है। महाजनपदों के राजा लोगों से कर लेते थे। जो महाजनपद के जो राजा होते थे वो लोगों से कर लेते थे। किसानों से फसल का 1/6 भाग लिया जाता था। जो भी किसान थे जो फसल करते थे उसका 1/6 भाग कर के रूप में ले लिया जाता था। कारीगरों को महीने में 1 दिन राजा के लिए मुफ्त काम करना पड़ता था। जो कारीगर थे उन्हें कर के रूप में राजा के लिए 1 दिन मुफ्त में काम करना पड़ता था। पशुपालकों से उत्पादक पदार्थ, व्यापारियों से वस्तुओं तथा आखेटकों तथा संग्राहकों से जंगल से प्राप्त वस्तुएं कर के रूप में ली जाती थी। जो पशुपालक होते थे, जो पशुपालन से जो उत्पादक पदार्थ होता था, जैसे जो हमें पशुपालन से जो चीजें प्राप्त होती हैं, और व्यापारी जो व्यापार करते थे वस्तुओं, उनसे वस्तुएं ली जाती थी। आखेटक तथा संग्राहक मैंने आपको बताया था। आखेटक खाद्य संग्राहक क्या होता है? जो लोग अपने जीवन यापन करने के लिए, जो लोग अपना पेट भरने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे उनको आखेटक खाद्य संग्राहक बोला गया है। वो जंगल से प्राप्त वस्तुएं कर के रूप में देते थे। कृषि में परिवर्तन, हल्के फॉल अब लोहे के बनने लगे। इसमें क्या हुआ? जो हल्के जो फाल होते थे वो अब लोहे के बनने लगे। फसलों की उपज बढ़ गई। फसलों की उपज पहले कम होती थी, अब इसमें फसलों की उपज जो है बढ़ने लगी।
धान को छिड़काव की बजाय रोपड़ द्वारा बोया जाता था। पहले धान को छिड़काव से धान की खेती छिड़काव से करते थे, अब इसको जो रोपड़ द्वारा यानी कि पौधे लगाकर बोया जाने लगा। अब बताते हैं मगध जनपद के बारे में। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। 200 साल के अंदर जो है मगध एक महत्वपूर्ण जनपद बन गया और मगध के अंदर जो है गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर निकलती थी। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। मगध में दो शक्तिशाली शासक, एक बिंबिसार और एक अजातशत्रु हुए हैं। हाँ, अगर हम इतिहास देखें तो बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में बहुत कुछ बताया गया है दोस्तों। ये बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी रहा है। जो बिहार में राजगृह है जिसका आधुनिक नाम है राजगीर, वो कई सालों तक मगध की राजधानी रहा है। बाद में पाटलिपुत्र जिसको आधुनिक पटना है को राजधानी बनाया गया, यानी कि राजगृह के बाद पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। अब आते हैं वज्जी जनपद। इसकी राजधानी वैशाली विहार थी। जो हमारा वज्जी जनपद है इसकी राजधानी वैशाली, ये भी बिहार में ही है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। वज्जी में एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसको गड़िया संघ कहते हैं। गड़िया संघ में कई शासक होते, जैसा कि नाम से ही पता चलता है गड़िया संघ यानी कि बहुत सारे लोगों का समूह। तो इसमें गड़िया संघ में बहुत सारे शासक होते थे। कभी लोग एक साथ शासन करते थे। ये लोग एक साथ शासन करते थे। इनमें से प्रत्येक राजा कहलाता था। जब सारे लोग शासन करते थे तो फिर प्रत्येक को राजा बोलते थे। ये राजा सभी विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे और ये जो भी कार्य होता था, जो भी अनुष्ठान होता था उसको एक साथ संपन्न करते थे। ठीक है दोस्तों, ये अध्याय 6 हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अध्याय 7 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।